तो आप सभी का जो है एक नए सेशन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज जो है आप लोगों का ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक स्टार्ट किया जा रहा है। और ज़्यादातर केस में होता क्या है कि यदि 100 नंबर का यदि आप लोगों से सवाल पूछ रहा है तो 40% जो सवाल होता है, 40 से 35% जो सवाल होता है आप लोगों का प्रीवियस ईयर सवाल होता है। और उससे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो नंबरिंग है इससे भी ज़्यादा जा सकता है, 50%, 60%। लेकिन आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये रहेगा कि आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं कि नहीं। यानी जो क्वेश्चन बैंक का जो सवाल होगा उसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछता है, लेकिन हो सकता है अंक बदल जाए, हो सकता है थोड़ा सा कंसेप्ट बदल जाए। लेकिन आप यदि इस क्वेश्चन को समझते हैं तो आप आसानी से 50 से 60% क्वेश्चन कर सकते हैं। और यदि आप याद करते हैं तो 35 से 40%। लेकिन हम आपको बताएं कि यदि इस कॉन्सेप्ट को समझे कि सवाल कैसे पूछा जाता है तो आप लोग बहुत बारीकियों से और बहुत आसान तरीका से केमिस्ट्री को एकदम इजी वे से समझ सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक और बात बताना चाहेंगे हम कि जब भी क्वेश्चन बैंक कराया जाए तो आप लोगों को बीच में वीडियो स्किप नहीं करना है। यदि आप बीच में वीडियो स्किप करते हैं और अब सोचेंगे कि अगला बार हम देखेंगे तो आप देखने में से रुचि खत्म हो जाएगा आपका। इसलिए आप लोग कंप्लीट वीडियो देखेंगे। हम चाहेंगे कि छोटा छोटा ही वीडियो बने लेकिन कंप्लीट बने। और जो लोग का थोड़ा बहुत डाउट हो तो कमेंट में करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन पर डाउट हो गया, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर लेंगे। तो आप लोग जो ये वीडियो होगा वो 2025 के लिए क्वेश्चन बैंक केमिस्ट्री होगा। और ये चैप्टर 2 है विलियन, उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि आप लोग जानते हैं चैप्टर 1 को हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी हम चैप्टर 1 का वीडियो डालेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर 2। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नया सीरीज क्वेश्चन बैंक के लिए। और आप लोग पूरा एकदम लगन के साथ इस चीज को मेहनत करेंगे और कॉपी पर नोट डाउन करेंगे या फिर आप लोग क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए जो 2024 में 2023 में सवाल पूछा है वो दो गो सवाल है। 2023 में दो सवाल पूछा हुआ है। गौर करेंगे कि 2023 में सवाल क्या पूछा है। पहला नंबर सवाल बोल रहा है क्या, किसी विलयन के सांद्रता को व्यक्त करने के लिए कौन सा तरीका ताप से प्रभावित नहीं होगा। यानी आपसे पूछ रहा है कौन सा ताप से प्रभावित नहीं होगा। आपको जितना भी होगा आपको सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद करना होगा, चाहे वो नॉर्मलता का हो, फॉर्मलता का हो, मोलरता का हो, मोलरता का हो, फॉर्मूला याद रखना होगा। बोले कि तो फॉर्मूला से क्या होगा, तो फॉर्मूला से आपको ढूंढना होगा कि क्वेश्चन में क्या है। जैसे हम आपको देखिए दो फॉर्मूला दिखा रहे हैं। जैसे हम बोले कि मोलरता का क्या फॉर्मूला होगा, एग्जाम्पल होता है विलय के मोलो की संख्या बटा में विलयन का आयतन किसमें, ml में, और गुना क्या हो गया 1000। यदि आप इसको मिलीलीटर में ना रख के लीटर में रखते हैं तो हमको 1000 यहाँ पर लिखना की जरूरत नहीं है। उसके बाद वही आप बात करें मोललता का, तो इसका फॉर्मूला होगा विलय के मोलो की संख्या बटा में विलायक का द्रव्यमान ग्राम में गुना क्या हो गया 1000। यानी आप लोग क्वेश्चन पर गौर करें कि मूलरता और मूललता में अंतर क्या है। कि जब हम लोग बात कर रहे हैं मूलरता का, जब हम लोग बात कर रहे हैं मूलरता का तो मूलरता के फॉर्मूला में आयतन आ रहा है। जब वही बात करें मूललता का तो मूललता के फॉर्मूला में क्या आ रहा है, द्रव्यमान। एक बात याद रखिएगा, जब भी ताप का मान बढ़ाया जाए या घटाया जाए तो उसके आयतन में परिवर्तन होता है। और बहुत लोग सोच रहे हो कि आयतन का मतलब क्या होता है। आयतन का मतलब होता है वस्तु के द्वारा छेका गया स्थान। एग्जाम्पल जैसे पानी है तो तसली में पानी इतना है, लेकिन जैसे ही आप पानी को हीट करेंगे तो वो भाप बन के थोड़ा स्थान ज्यादा घेर लेगा। यानी ताप को बढ़ाने से उसका आयतन का मान यानी छेका गया जो स्थान है वो पहले की तुलना में क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन बोले कि पहले 5 किलो पानी रहे तो अभी वो कितना पानी है, 5 किलो का। समझ रहे बात। द्रव्यमान नहीं बदलेगा ताप बढ़ाने से, लेकिन क्या बदल जाएगा, आयतन। तो जिस जिस के फॉर्मूला में आयतन होगा, जिस जिस के फॉर्मूला में आयतन होता है वो ताप से प्रभावित होगा। ताप का मान बढ़ाने से उसके मान में परिवर्तन होगा। लेकिन
जिसके फॉर्मूला में आयतन नहीं होता है वो ताप से प्रभावित नहीं होता है। ये इस टाइप के क्वेश्चन आने वाला और सारे क्वेश्चनों में आप लोग देखेंगे, इसलिए इस बात को कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें। यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा कौन सा ताप से प्रभावित नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका मूललता, क्योंकि मूललता के फॉर्मूला में द्रव्यमान होता है और द्रव्यमान ताप से प्रभावित नहीं होता है। और फॉर्मूला लिखने का एक और फायदा है कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल पूछा है। देखिए न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, 18 ग्राम ग्लूकोज, 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 घोलक। देखिए एक शब्द इस्तेमाल होता है घुल्य, एक होगा घोलक, एक होगा घोल। तीन शब्द इस्तेमाल किए गए, घुल्य, घोलक और घोल्य। तो घुल्य का मतलब होता है विलय। जब भी ये शब्द आएगा घुल्य, उसके लिए इस्तेमाल क्या करेंगे, विलय। जब भी घोलक आएगा तो इस्तेमाल करेंगे क्या, विलायक। और जब भी इस्तेमाल करेंगे घोल तो इस्तेमाल करेंगे विलयन, विलयन। ये शब्द है, थोड़ा सा शब्द जो है आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए आपको कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है, आप इस चीज को ज्यादा क्लियर कर पाएंगे। तो सवाल यहाँ पर पूछा है 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घुलाया जाए तो उस घुल्य को कहते हैं। देखिए बार बार इस्तेमाल किया, यहाँ पर मोलर इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर मोलल इस्तेमाल किया गया, फिर मोलर, फिर मोलल। तो ये मोलर और मोलल है क्या, देखिए मोलर, मोलरता को हम लोग कहते हैं मोलर सांद्रता, जबकि इसको कहते हैं मोलल सांद्रता। इसको क्या बोलेंगे, मोलर सांद्रता, और इसको क्या बोलेंगे, मोलल सांद्रता। गौर करेंगे, इसको बोलेंगे मोलर सांद्रता और नीचे क्या बोलेंगे, मोलल सांद्रता। यदि सांद्रता को हटा देते इसको बोलेंगे मोलर, और इसको सांद्रता को हटा देते तो क्या बोलेंगे, मोलल। यानी मोलर में जोड़ेंगे तात तो हो जाएगा मोलरता, और मोलर में जोड़ेंगे तात मोललता। यानी मोललता के लिए केवल हम लोग मोलल का इस्तेमाल करते हैं और मोलरता के लिए केवल मोलल का इस्तेमाल करते हैं। इतना तो क्लियर हुआ। लेकिन क्वेश्चन में ढूंढिए कि 1000 ग्राम क्या आयतन है, आयतन को तो हम लोग ml में नापते हैं, तो क्या ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, नहीं, क्योंकि इसमें जो हमारा क्या चाहिए, ml में। जबकि यहाँ पर जो घोलक दिया है, घोलक मतलब क्या, विलायक दिया है, और विलायक वो भी किस में, ग्राम में। यानी हमने पहले क्वेश्चन के तरीका से हमने ये बात को पकड़ा कि ये जो सवाल जो जाएगा वो मोलरता पर नहीं जाएगा, वो किस पर जाएगा, मोललता पर जाएगा। तो अब तो ऐसे ही कि मोलर वाला तो हो ही नहीं सकता है, जो जो मोलर वाला वो होगा नहीं, यानी अब हमारा ये ऑप्शन हो सकता है या फिर ये ऑप्शन। चलिए तो आगे हम लोग ढूंढते हैं कि अब तो क्या करना है, देखिएगा। यानी इस फॉर्मूला को निकालने के लिए आपको चाहिए विलय, मतलब जो घुलता है उसका मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है क्या, विलय का, जो क्वेश्चन में होगा, विलय का दिया गया द्रव्यमान बटा में। इस तरीके से क्वेश्चन आता है और एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप इस बात को याद रखेंगे। विलय का मोलर द्रव्यमान, इसमें ये भी ग्राम में और ये भी क्या हो गया, ग्राम में। उसके बाद क्या है, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान ग्राम में और गुना क्या हो गया, 1000। बोले कि तो ये फॉर्मूला क्यों लिखे, जो ये फॉर्मूला है विलय के मोलों की संख्या, बस उसके जगह पर हमने ये लिखा, ये वाला। और जो पहले जो था विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, तो यहाँ पर लिखा गया है, और पहले 1000 तो 1000। यानी ये वाला जो रेड वाला लिखे हैं वो किसका फॉर्मूला है, विलय का मोलों की संख्या। ये आप लोगों को 11th क्लास में चाहिए। यानी आपको जो क्वेश्चन में दिया गया द्रव्यमान होगा उसको ऊपर रखते हैं, और जो अपने से निकालते हैं उसके मोलर द्रव्यमान को उसको कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग केयर करते हैं आगे की बातों को। ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में जो विलय था, क्वेश्चन में जो विलय था उसका मान कितना दिया गया है। विलय मतलब कौन, ग्लूकोज को हम लोग घुलाते हैं, तो घुलने का काम कौन करेगा, ग्लूकोज। और ग्लूकोज का जो क्वेश्चन में जो दिया गया द्रव्यमान है वो कितना है, 18। और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो
इसका हम लोग जब निकालते हैं ना अपने से, यानी जो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, ऑक्सीजन का 16, सब रख के वैल्यू निकालेंगे ना, तो जो उस द्रव्यमान प्राप्त उसको बोलते हैं मोलर द्रव्यमान। क्या बोलते हैं? मोलर द्रव्यमान। तो चलिए केस यहाँ पर रखते हैं, हो जाएगा 72 और यहाँ पर हो गया 12 और यहाँ पर हो जाएगा 96। यदि सबको जोड़े, मतलब इसका होता है 12 तो 12 छक 72, 12 और यहाँ पर होगा 96, 6 2 8 2 10, यानी आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? आई थिंक 9 1 10 7 17 180 हो जाएगा। यानी जो मोलर द्रव्यमान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 180। जो विलायक है जिसमें घुल रहा है, तो घुल रहा है उसको क्या बोलते हैं? घोलक। घोलक का जो द्रव्यमान दिया गया कितना दिया गया? 1000 दिया गया है। घोलक का जो द्रव्यमान दिया गया कितना दिया गया है? 1000। और फॉर्मूला में पहले से ही 1000 है, तो बताइए 1000 से 1000 क्या हो गया? खत्म। और ये 18 से कितना बार में खत्म हो जाएगा? 10 बार में, यानी 1/10। 1/10 का आने का मतलब क्या? 0.1। और बताइए ये मोलर सांद्रता निकाल रहे, मोललता निकाल रहे, तो क्या हो जाएगा? मोलल हो जाएगा। इसी में ता जोड़ देंगे तो हो जाएगा मोललता, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? 0.1। क्या ये दोनों आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ? यहां पर हो सकता है कि कोई भी बात को घुमा दे, यानी आप एक बार फिर से गौर करें कि मोललता पूछा गया है। मोललता के लिए आपको क्वेश्चन में द्रव्यमान जो दिया होगा उसको ऊपर रखेंगे, और जो आपको परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान याद है उसके द्वारा जो द्रव्यमान निकालते हैं उसको कहाँ रखेंगे? नीचे। जो घुल्य है यानी विलायक, जो घुलाया घुल्य है, ठीक है, विलायक, उसके द्रव्यमान को नीचे रखते हैं और गुना में 1000 करते हैं। तो सब फॉर्मूला सेट है और स्टार्टिंग भी यहीं से होगा, आगे वाला जो ऑब्जेक्टिव होगा इसी तरीके से होगा। इसी टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। यदि आपको समझ में नहीं आया तो पीछे वाला वीडियो, आप लोग पीछे वीडियो चले जाएं और फिर से वीडियो को देखें और बात को बारीकियों से समझें, और आई थिंक ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ओके, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यदि आप लोगों को दिखाई ना दे तो कमेंट कीजिएगा। चलिए गौर करते हैं दोस्त, देखिए इसमें पहला सवाल बोल रहा है क्या? 234.2 ग्राम चीनी के घोल में, घोल मतलब क्या होता है? घोल का मतलब होता है विलयन, ठीक। 234 ग्राम चीनी के घोल, घोल मतलब क्या हो गया? विलयन। विलयन में 34.2 ग्राम चीनी, यानी चीनी का हम लोग का मोलर द्रव्यमान नहीं दिया गया है, क्योंकि चीनी का फॉर्मूला होता है C12H22O11। यदि ये एक कार्बन का होता है 12 और 12 के 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसे जब निकालेंगे आप लोग तो हो जाएगा आप लोगों का 342, यानी जब इसके द्वारा निकालते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर द्रव्यमान। जबकि क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया गया इसको बोलते हैं दिया गया द्रव्यमान। अभी से ही आप लोग को पहचान कराते जा रहे हैं, जब न्यूमेरिकल आप लोग बनाएंगे तो सीख जाएंगे आसानी से। तो घोल का मोलर सांद्रता ज्ञात करें। सबसे पहला बात कि ये सवाल थोड़ा सा गलती है, गलती इसलिए क्योंकि मोलर सांद्रता पूछा गया है। मोलर सांद्रता नहीं पूछना चाहिए, ये जो है इसका होगा क्या? मोलर सांद्रता क्या होगा, क्योंकि कहीं पर भी एमएल का जिक्र नहीं है। एमएल मतलब क्या होता है? आयतन। आप लोग जानते हैं कि मोलर सांद्रता यानी मोलरता ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको आयतन चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में कहीं पर भी आयतन का जिक्र नहीं है। ये मेरा वीडियो हो चाहे कहीं का वीडियो आप लोग देख सकते हैं, ये क्वेश्चन जो है गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर मोलर सांद्रता नहीं होगा, मोलर सांद्रता होगा, यानी आपको क्या निकालना है? मोललता निकालना है, ठीक है। तो मोललता आपको निकालना है, इतना क्लियर हुआ। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं मोललता के लिए। देखिए तो आप लोग जानते हैं कि मोललता का जो फॉर्मूला होता है
मोलरता का जो फॉर्मूला होता है, गौर करेंगे, मोलरता का जो फॉर्मूला होता है, विलय का जो दिया गया यानी जो घुलने वाला का जो दिया गया द्रव्यमान है 34.2, उसको ऊपर रखते हैं, ठीक है। उसके मोलर द्रव्यमान, यदि आप लोग नहीं बात को समझ पा रहे हैं तो पीछे वाला मोलरता का फॉर्मूला आप लोग देख सकते हैं जो लिखवाया गया है पीछे। विलय का जो दिया गया यानी जो घुलने वाला का जो दिया गया द्रव्यमान है क्वेश्चन में, उसको ऊपर रखते हैं, और जो अपने से उसका द्रव्यमान निकालते हैं उसको कहाँ रखते हैं, नीचे, 342। ओके, उसके बाद बोलते हैं कि जो घोलक है यानी घुलाने वाला, उसका कितना द्रव्यमान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें शायद आपको ये कंफ्यूज कर सकता है। यहाँ पर बोला गया है क्या, 234.2 ग्राम चीनी का घोल, यानी ये शरबत है, शरबत का जो द्रव्यमान दिया गया कितना, 234.2 ग्राम दिया गया। बट आपको समझना होगा शरबत दो चीजों से मिलकर बना होता है, पानी प्लस चीनी। तो आपको जो क्वेश्चन जब निकालिएगा मोलरता का, तो यहाँ पर जो जरूरत होता है वो घुलाने वाला की जरूरत है होता है, यानी मोलरता के सूत्र में हमको विलायक चाहिए। क्या चाहिए, विलायक चाहिए। तो विलायक चाहिए तो आप लोग यहाँ पर विलायक रखेंगे ना, और विलायक रखेंगे तो इसमें विलायक कौन हुआ, पानी। लेकिन ये तो पानी और चीनी दोनों को मिलाकर ना 234.2 ग्राम दिया है। तो आपको पता है चीनी कितना है, इसमें चीनी है 34.2। तो बताइए शरबत इतना का है, तो चीनी 34.2 का है, तो पानी कितना का होगा, घटा के निकाल लीजिए। जब घटाइएगा तो 2 से 2 0, 0 0 और 2, यानी आपका जो होगा, जो पानी का जो द्रव्यमान होगा वो कितना हो जाएगा, 200 ग्राम। तो चलिए यहाँ पर रखते हैं 200, और फार्मूला के अनुसार क्या करेंगे, गुना में 1000। चलिए करते हैं, ये 200 से खत्म हो गया कितना बार में, 5 बार में। ये दशमलव काटेंगे तो नीचे एक 0 हो जाएगा। ये कितना बार में खत्म हो जाएगा, 10 बार में। तो 5 से 10 कितना बार में, 1/2। जब भाग देंगे तो 0.5 आएगा, यानी आपका जो आंसर होगा 0.5 स्मॉल m यानी मोलर होगा। यदि आंसर नहीं है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन गलत था, यानी आपको मोलर सांद्रता चाहिए था, और इसका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, 0.5। क्या हो जाएगा, 0.5। आपको कंफ्यूज होने का थोड़ा सा भी जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन गलत था, इसका आंसर कितना होगा, 0.5। एकदम पूरा कॉन्फिडेंस के साथ इतना ही आंसर होगा। आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप एकदम रिलैक्स से पढ़ते रहिए और आगे के क्वेश्चन को एकदम बारीकियों के साथ समझते रहिए। फिर देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन क्या है। देखिए वही सवाल फिर से दोहराया, और शायद हम आप लोगों को ये बातें पीछे बताए थे कि कौन सा चीज जो है ताप से प्रभावित नहीं होता है, कौन ताप से प्रभावित नहीं होगा, गौर कीजिए, कौन ताप से प्रभावित नहीं होगा। चलिए, कौन सा जो होता है वो ताप से प्रभावित नहीं होता, ये बताया गया आप लोगों को। यानी जिसके फॉर्मूला में आयतन नहीं होता है वो ताप से प्रभावित नहीं होता है। और आप लोग जो पढ़ते आए हैं, हम आप लोगों को बताए हैं कि किसी का भी यदि फॉर्मूला, किसी का भी, चाहे वो आपको डिफिनीशन देना हो तो फॉर्मूला पर, चाहे डिफिनीशन देना हो, चाहे न्यूमेरिकल बनाना हो डिफिनीशन पर, चाहे ऑब्जेक्टिव करना हो फॉर्मूला पर, यानी आपको सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। यदि फॉर्मूला याद तो न्यूमेरिकल भी बन जाएगा, आप डिफिनीशन भी दे पाएंगे, इसलिए आपको फॉर्मूला याद करना बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो बोल रहा है कौन सा ताप से प्रभावित नहीं होता है। आपको पता है ये नॉर्मलता को हम लोग बोलते हैं सामान्यता। क्या होता है, नॉर्मलता का हिंदी होता है सामान्यता। सामान्यता का फॉर्मूला में होता है विलय के ग्राम समतुल्यांकों की संख्या ऊपर, नीचे विलयन का आयतन ml में और गुना 1000, यानी इसका फॉर्मूला में भी आयतन होता है, तो ये ताप से तो प्रभावित होगा। ये मोलरता भी जो होता है वो ताप से प्रभावित होता है, और फॉर्मलता भी ताप से प्रभावित होता है। और पीछे भी आंसर था क्या, मोललता। पता है एक और हम आपको बात बता दे रहे हैं, मोल अंश, मोल अंश, या इसको बोलते हैं मोल प्रभाज। ये भी एक ऐसा है जिसके फॉर्मूला में आयतन नहीं होता है, इसके फॉर्मूला में द्रव्यमान होता है, और जिसके फॉर्मूला में द्रव्यमान होता है वो ताप से प्रभावित नहीं होता है। यानी चाहे मोललता हो, चाहे मोल अंश या मोल प्रभाज हो, ये तीनों में से कोई भी पूछे तो ये ताप से प्रभावित नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा ये भी समझ लीजिए, क्योंकि इसके फॉर्मूला में क्या होता है, बोलिए, द्रव्यमान होता है। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ये शायद क्वेश्चन अच्छा है, बोल रहा है क्या, केन शुगर का जो अनुभार है, केन शुगर का जो अनुभार है 342 है, होता भी है। केन शुगर मतलब क्या, चीनी, और चीनी का आप लोग जब मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो कितना होगा, 342 का 5% घोल एक्स के पदार्थ के साथ, घोल के साथ आइसोटोनिक है, तो एक्स का अनुभार क्या होगा। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है,
आइसोटोनिक का मतलब होता है समपराशरी। आइसोटोनिक्स का मतलब क्या होता है? समपराशरी। चलिए आते हैं और आप लोगों को बताते हैं कुछ और बातें जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। चलिए समझते हैं। देखिए क्या समपराशरी का मतलब क्या होता है? समपराशरी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक बोलते हैं। ठीक है, तो समपराशरी कहने का मतलब कि दोनों का परासरण दाब बराबर होगा। पता है परासरण दाब को किससे दिखाते हैं? परासरण दाब को हम लोग पाई से दिखाते हैं, यानी पहला विलयन और दूसरा विलयन का जो परासरण दाब होगा क्या होगा? बराबर होगा। और आप लोगों को पता है पाई का फॉर्मूला क्या होता है? पाई का फॉर्मूला होता है CRT, इसका भी होगा CRT। क्वेश्चन में चाहे बोला ताप के बारे में जिक्र नहीं दिया गया है, इसका मतलब है ताप का मान क्या है? दोनों में टी टी ही है, तो टी से टी क्या होगा? खत्म। आर नियतांक है तो आर दोनों के लिए सेम होगा, तो आर और खत्म। इसका मतलब है कि C1 और C2 भी आपस में क्या है? बराबर है। और आपको ये जान की तसल्ली होगी C1 और C2 है क्या? C1 और C2 मोलर सांद्रता है, यानी मोलरता है। ये भी क्या है? मोलरता है। ओके, यानी आपको जो बोला गया है कि पहला विलयन और दूसरा विलयन का जो मोलरता है, पहला विलयन और दूसरा विलयन का जो मोलरता है वो क्या होगा? बराबर होगा। पहला विलयन का मोलरता और दूसरा विलयन का मोलरता आपस में क्या होगा? बराबर होगा। और आप लोग मोलरता का फॉर्मूला याद रखना होगा कि मोलरता का फॉर्मूला क्या होगा। देखिए, जो मोलरता का फॉर्मूला हो जाएगा आपका विलय का दिया गया, पीछे लिखवाए हैं हालांकि, विलय का दिया गया द्रव्यमान बटा में विलय का मोलर द्रव्यमान गुना विलयन का आयतन ml में। ये सबको हम लोग रफ कर रेज कर देते हैं। यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप लोग बातों को सुनोगे और कॉपी पर नोट डाउन भी करते चलेंगे। हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, लेकिन आप लोग समझदार और आप लोग बहुत ही अच्छे हैं, तो आप चीज़ों को क्लियर करेंगे और कॉपी पर नोट डाउन भी करते चलेंगे। तो विलय का दिया गया द्रव्यमान बटा में विलय का मोलर द्रव्यमान गुना विलयन का आयतन ml में, यही फॉर्मूला होता है। हमने बोला कि विलय के दिए गए द्रव्यमान के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, विलय का दिए गए द्रव्यमान के लिए स्मॉल w का, विलय का मोलर द्रव्यमान के लिए हमने यहाँ पर W1 M1 कर दिए, विलयन का जो आयतन है उसके लिए हमने इस्तेमाल किया बड़ा वाला W का इस्तेमाल कर दे रहे हैं। ठीक है, और गुना क्या हो गया? 1000। तो सब पहले वाले के लिए था तो ऐसा हुआ, दूसरे वाले के लिए लिखेंगे तो स्मॉल W2 बटा में M2 गुना W2 गुना क्या हो गया? 1000। बोलेगे ये दोनों को बराबर पहले लिखे क्यों? क्योंकि समपराशरी है, समपराशरी में परासरण दाब बराबर होगा, इसका मतलब पाई बराबर होगा, पाई बराबर होगा इसका मतलब होता है CRT बराबर होगा। R और T दोनों के लिए बराबर ही होता है, तो बचा क्या? C, यानी C दोनों के लिए बराबर होगा। C है क्या? मोलरता, तो मोलरता क्या होगा? आपस में बराबर होगा। मोलरता का फॉर्मूला होता क्या है? विलय का दिया गया द्रव्यमान को ऊपर रखते हैं, मोल द्रव्यमान को नीचे, तो ये हमने आपस में बराबर कर दिया। कैसे? वो क्वेश्चन के अनुसार। तो चलिए अब क्या बोल रहा है, क्या बोल क्या रहा था? बोल रहा था सवाल कि केन शुगर का 342 5% घोल X के साथ 1% घोल के साथ आइसोटोनिक है, यानी जो केन शुगर है वो 5% है और दूसरा जो घोल है 1% है। चलिए समझते हैं। चलिए, केन शुगर जो है वो कितना है, इसको आप लोग पीछे स्क्रीनशॉट लेकर रिकॉर्ड कर लेंगे, हम लोग वही मेन फॉर्मूला है। चलिए, केन शुगर कहने का मतलब क्या? 342, 342 से कितना है? 5%, यानी कितना हुआ? 5% कहने का मतलब क्या हुआ? 5 बटा में 100। ओके, उसके बाद बोला क्या कि जो एक्स हम लोग निकाल रहे हैं वो कितना है? 1%। 1% मतलब क्या? 1/100। तो आपसे पूछा क्या है सवाल में? आपसे पूछा क्या गया है? पूछा गया है कि x का अनुभार क्या होगा, x का अनुभार क्या होगा, यानी मोलर द्रव्यमान आपसे पूछा गया है। किसका? तो चलिए हम लोग पुट आउट करते रहते हैं दोनों। यानी ये हमारा पहला विलयन का पाथ है जिसमें हम लोग क्या मिला हुआ है? चीनी। चीनी मतलब क्या? केन शुगर। और ये हमको दूसरा, यानी जिसका हमको मोलर द्रव्यमान निकालना है। चलिए
W1 कहने का मतलब क्या होता है कि विलय का दिया गया द्रव्यमान, यानी केन शुगर का जो क्वेश्चन में क्या है, द्रव्यमान दिया गया था क्या, हाँ, यानी बोला गया था 342 का कितना ग्राम, कितना प्रतिशत है, 5%। 5% कहने का मतलब क्या कि 100 ग्राम में कितना घुला हुआ है, 5 ग्राम। देखिए आप लोग जो लोग W/W प्रतिशत सांद्रता पढ़े होंगे उस बात को समझते हैं। 5% का मतलब है कि 100 ग्राम में 5 ग्राम घुला हुआ है। 10% कहने का मतलब है कि 100 ग्राम में 10 ग्राम घुला हुआ है। 20% कहने का मतलब है कि 100 ग्राम में कितना ग्राम घुला हुआ है, 20 ग्राम। अब ये थोड़ा सा यदि आप लोग को उबाऊ लगे तो वीडियो को स्किप करके छोड़ मत दीजिएगा, आपको वीडियो कंप्लीट देखना है। ये नहीं समझ में आया तो हम लोग आगे वाला तो समझ में आएगा, आपको छोड़ना नहीं है, आपको टोटल चीजों को कंप्लीट करते हुए आगे चलना है। ओके, चलिए समझते हैं। तो ये बातें आप लोगों को पीछे W/W प्रतिशत में आप लोगों को सीखना था। चलिए हम लोग करते क्या है कि 342 का कितना है, 5%। 5% मतलब क्या, 5 बटा में क्या, 100। चलिए रखते हैं यहाँ पर W1, यानी क्वेश्चन में जो दिया गया द्रव्यमान था वो कितना ग्राम था, 5 ग्राम। मोलर द्रव्यमान जो चीनी का होता है वो कितना होता है, 342। और 5 कितना ग्राम में घुला हुआ है, दिया गया कितना द्रव्यमान था, 100। ये जो लिखा गया है ना, ये क्वेश्चन के अनुसार लिखा गया 342 ग्राम। किस क्यों लिखे, क्योंकि केन शुगर का मोलर द्रव्यमान होता है का 5%। का मतलब क्या होता है, आप लोग जब छोटे छोटे बच्चे थे तो का मतलब होता है गुना। 5%, प्रतिशत माने प्रत्येक सैकड़ में, प्रतिशत किससे मिल गया, प्रति जोड़ शत से, शत मतलब क्या, 100। तो 5 बटा क्या हो गया, 100। तो यहाँ पर हमने ऐसा रख दिया। और गुना में क्या हो गया, गुना में कितना हो गया, 1000। ये तो 1000 से 1000 खत्म ही हो जाएगा, दोनों में है तो ये तो खत्म ही हो जाएगा। ये दोनों में ना है, दोनों में है तो 1000 से 1000 क्या हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा। तो रखे या ना रखे कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। चलिए हम लोग दूसरे वाले का निकालते हैं। जो क्वेश्चन में जो दिया गया द्रव्यमान है वो कितना है, 1 ग्राम है, तो 1 हमने रख दिया। मोलर द्रव्यमान इसी का मान निकालना है, यही x का मान हमको निकालना है, क्योंकि यही अनुभार है, मोलर द्रव्यमान या अनुभार, इसी का निकालना है। और W2 जो दिया गया था कितना ग्राम में, तो 100 ग्राम में। चलिए हम लोग करते हैं, 100 से 100 क्या हो गया, खत्म हो गया। आपको x का वैल्यू निकालना है, ये भागा में तो इस तरफ आएगा तो गुना में, यानी 5x, और ये 342 इस तरफ चला जाएगा। और अब गुना में तो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में, यानी x बराबर 342 बटा में कितना हो गया, 5। भागा देंगे तो हो जाएगा 5 × 30, यानी 68.4 समथिंग होगा, 68.4, 68.4, यानी आंसर जो हो जाएगा आप लोगों का कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। यानी हमने क्वेश्चन में कुछ नहीं किए थे। यदि ये क्वेश्चन यदि जिन लोगों को नहीं समझना है वो क्वेश्चन को डायरेक्टली याद कर लेंगे। आइसोटोनिक कहने का मतलब समपराशरी, समपराशरी में आर और टी तो पहले से बराबर होगा, तो बच गया क्या, मोलरता। मोलरता का फॉर्मूला दोनों से बराबर होगा। ये 5% कहने का मतलब है कि 5/100, यानी 100 ग्राम जलीय विलयन में 5 ग्राम घुला हुआ है। ओके, 1% कहने का मतलब कि 100 ग्राम जलीय विलयन में 1 ग्राम घुला हुआ है। ओके, तो हमने बस केवल फार्मूला को सेट किया और क्वेश्चन को बनाया है। ये चीजें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए क्योंकि बहुत ही आसान है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और सब खेल फार्मूला का होगा। देखिए ये सवाल फिर बोला गया है और हम चाहेंगे कि ये तो क्वेश्चन बताना ही होगा आप लोगों को। ये क्वेश्चन हल्का है। बोला गया है क्या, किसी विलयन का 200 ml आयतन में, किसी विलयन के 200 ml आयतन में, 200 ml आयतन में विलयन का जो मोलरता है वो क्या होगा। तो मोलरता का आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं मोलरता का, मोलरता का फॉर्मूला पढ़े हैं, विलय यानी जो घुलने वाला है, विलय का, बोलते रहिए, बोलते से कुछ याद हो जाता है, विलय का दिया गया, विलय का दिया गया द्रव्यमान किसमें, ग्राम में। विलय का दिया गया द्रव्यमान ग्राम में बटा में विलय का मोलर द्रव्यमान किसमें, ग्राम में। और फॉर्मूला क्या कहता है, विलयन का आयतन, ध्यान दीजिएगा, आयतन। नहीं तो आप लोग फॉर्मूला कॉपी पर लिखिए, यदि आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है तो आप लोग कॉपी पर फॉर्मूला लिखेंगे। विलय का दिया गया द्रव्यमान ऊपर लिखा गया है, विलय का मोलर द्रव्यमान नीचे, विलयन का आयतन। और ये आप लोग अपने से बना सकते हैं, जो लोग मेहनती बच्चे हैं और सभी लोग अच्छे हैं। ओके, तो चलिए ट्राई करते हैं। विलय का जो क्वेश्चन में जो घुलने वाला का काम कौन कर रहा है, NaOH, उसी को तो विलय बोलते हैं। तो क्या इस घुलने वाला का क्वेश्चन में दिया गया द्रव्यमान है, हाँ है, कितना है, 2 ग्राम। तो कहाँ रखते हैं, 2 ग्राम को हम लोग रखते हैं ऊपर। और ये NaOH का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो Na का होगा 23
ऑक्सीजन का होगा 16, हाइड्रोजन का होगा 1। जब जोड़ेंगे सबको तो कितना हो जाएगा 40, यानी जो इसका मोलर द्रव्यमान था वो कितना हो गया 40। ओके ठीक है, तो चलिए हम लोग रख दिए बात, 2 और बटा में कितना हो गया 40, 2 बटा में कितना हो गया 40। और जो विलयन का जो आयतन था, विलयन का आयतन कितना दिया है 200 ml, और फॉर्मूला के अनुसार क्या करते हैं 1000, तो 200 से 1000 कितना बार में जाएगा 5, फिर 5 से कितना बार में जाएगा 8, और 2 को डिवाइड करना है 1/8 से। चलिए डिवाइड करते हैं 8 को 2 से, तो आई थिंक होगा दशमलव डालेंगे तो 0 हो जाएगा, कुछ गड़बड़ क्या हुआ। विलय का दिया गया द्रव्यमान 2 को हमने रखा ऊपर, मोलर द्रव्यमान 40, आयतन 200, 200 से कितना बार में 5 बार में, 5 से 8, 2/8। चलिए डिवाइड करते हैं कितना होने वाला है, तो 8 दूनी कितना हो गया 16, फिर 8 5 40, यानी 0.25। कितना नंबर आंसर पर मैच कर रहा है, तो ए नंबर, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। यानी सब खेल फार्मूला का है। यदि आपसे कोई पूछे, यहाँ पर यदि कोई आपसे पूछे कि बताइए मोलरता किसे कहते हैं, तो मोलरता किसे कहते हैं आप लोग यहाँ पर देख जानते हैं कि जैसे हम बोले कि चाल किसे कहते हैं, तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है दूरी बटा में क्या समय। चलिए आपको डेमो दे दे रहे हैं, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा में समय। यदि आपको चाल का परिभाषा देना है तो नीचे वाले को एकांक करते हैं, कितना करते हैं एकांक। जब नीचे वाला जब 1 हो गया तो किसके दूरी किसके बराबर हो गया चाल को, यानी जब नीचे वाला को 1 मान लेंगे तो दूरी को ही क्या कहेंगे चाल। यानी समय को 1 करने से, यानी एकांक समय में, एकांक किससे बन रहा है 1 जोड़ अंक से, एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं चाल। ओके, तो एकांक समय में तय की गई दूरी को जैसे चाल कहते हैं, तो क्या आपको डिफिनेशन लग रहा है क्या कि मोलरता का बोल सकते हैं। नीचे वाले को 1 करना है तो बोलिए कि सर नीचे वाले को 1 कैसे करें, नीचे तो दो गो है, नीचे कौ गो है 2 गो। तो आप लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, देख लीजिए कि मोलरता बराबर, शायद ऊपर लिखवाए होंगे, मोलरता बराबर, चलिए लिख दे रहे और दिखा दे रहे आप लोग को डिफिनेशन। मोलरता बराबर फॉर्मूला होता है, मोलरता बराबर विलय का मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन ml में, चाहे यहाँ पर हो जाए लीटर में। तो यदि इसका डिफिनीशन देना है तो नीचे वाले कितना करना है 1, यानी बोलेंगे विलयन का कितना 1 लीटर में, विलयन का 1 लीटर में, तो नीचे वाले कितना हो गया 1, तो ऊपर वाले को कह देंगे, यानी विलयन का 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं मोलरता कहते हैं। बोले तो कैसे इतना आसान है, हाँ ऐसे ही आप लोगों से हम बोले कि बताइए मोललता किसे कहते हैं, तो हम आप लोगों से डिफिनीशन सुनना चाहेंगे कि बताइए यहाँ पर है विलय का मोलों की संख्या बटा में विलायक का द्रव्यमान केजी में। बोले कि एक बात सर हमको नहीं समझ में आ रहा है, आप कभी केजी कर रहे हैं, कभी लीटर, कभी ग्राम। यदि आप यहाँ पर लीटर ना हो एमएल में हो तो यहाँ पर गुना में 1000 करना पड़ता है, यदि ये केजी ना होगा ग्राम तो यहाँ पर 1000 करना होता है। ओके, तो चलिए हम लोग बोल सकते हैं विलयन का द्रव्यमान कितना में, नीचे वाले कितना करना है 1, तो विलयन का कितना 1 केजी द्रव्यमान में, विलायक का कितना द्रव्यमान में 1 केजी द्रव्यमान में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहते हैं मोलरता। यानी नीचे वाले को 1 करके ऊपर वाले कह देंगे, डेट सिंपल, आसान है। तो बोले कि ना यदि मान लीजिए कि ये ग्राम हो जाए, ये वाला ग्राम हो जाए और ये वाला जो है वो ml हो जाए, तो कैसे डिफिनीशन देंगे। यानी यहाँ पर ml हो जाए और यहाँ पर ग्राम हो जाए, ऊपर में फॉर्मूला 1000 हो जाए, यहाँ पर फॉर्मूला 1000 हो जाए। तो अब आप लोग नीचे वाले को 1 करके ऊपर वाले को ये नहीं कर सकते हैं। बोले क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा में ये क्या आ गया 1000 आ गया। अब नीचे वाले को कह के ऊपर वाले को नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अब ऊपर में क्या आ गया एक्स्ट्रा में 1000 आ गया, तो आपको क्वेश्चन में नीचे 1000 का जिक्र कर देना होगा, यहाँ पर 1000 कर देना, कि क्यों, ताकि 1000 से 1000 क्या हो जाए खत्म। तो बोलेंगे विलयन का आयतन कितना ml में, पहले 1 लीटर कहते थे, अब बोलेंगे 1000 ml। अरे बात तो बराबर ही है, 1000 ml कहें चाहे 1 लीटर कहें। तो विलयन का आयतन कितना में 1000 ml में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं मोलरता कहते हैं। और यही जब मोलरता का होगा तो विलायक का द्रव्यमान कितना 1000 यहाँ पर बोल देंगे, ताकि 1000 से 1000 खत्म हो जाए और इसको ये कह दे विलायक का द्रव्यमान 1000 ग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो बताना क्या चाहते हैं,
बताना यही चाहते हैं कि जिसको भी फॉर्मूला याद है वो फॉर्मूला से ऑब्जेक्टिव करेगा, वो फॉर्मूला से न्यूमेरिकल करेगा, वो फॉर्मूला से ऑब्जेक्टिव करेगा, वो फॉर्मूला से डिफिनीशन भी देगा। यानी सब खेल किसका है? फॉर्मूला का। ओके, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? चलिए, वही सवाल पूछा भी गया है, इसलिए शायद हम यही बातों को बता रहे थे। पूछा गया है घोलक के, घोलक मतलब पता है क्या होता है? घोलक मतलब होता है विलायक। घोलक मतलब क्या होता है? विलायक के। घोलक मतलब क्या होता है? विलायक के। विलायक के 1 kg उपस्थित घुल, घुल मतलब क्या होता है? विलय। विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? अभी आप लोगों को डिफिनीशन दिलवाए हैं मूललता का, कि मूललता किसे कहते हैं? मूललता किसे कहते हैं? तो एक केजी विलायक, चाहे 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मूललता कहते हैं। तो ये शब्द को घुमाया है। घोलक का मतलब होता है विलायक और घुल्य का मतलब होता है विलय। इसको क्या कहते हैं? मूललता कहते हैं। क्या इतना आसान आप लोग लग रहा है? आसान सब कुछ होगा, बस केवल आप लोग लगे रहिए और चीजों को क्लियर करते रहिए। फिर देखते हैं हम लोग आगे का। शायद ये स्लाइड कंप्लीट हो चुका है, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। चलिए, हाँ, यहाँ पर कुछ सवाल है, सवाल को हम लोग करते हैं। अभी भी थोड़ा सा आई थिंक। चलिए, ये लघु उत्तरीय सवाल है और लघु उत्तरीय सवाल में पहला सवाल बोला जा रहा है क्या? पहला सवाल बोला जा रहा है क्या? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा मतलब पता है आप क्या होता है? कास्टिक सोडा मतलब क्या होता है? NaOH। चलिए गौर करते चलेंगे आप लोग। कास्टिक सोडा का मतलब क्या होता है? NaOH का 4 ग्राम। तो क्वेश्चन में ये 4 ग्राम किसका द्रव्यमान दिया? कास्टिक सोडा का। और कास्टिक सोडा उसके बाद बोल रहा है जल में, तो जल क्या हो गया? विलायक हो गया। और ये कास्टिक सोडा क्या हो गया? ये विलय हो गया। यानी एक जो है आपका विलायक हुआ और दूसरा क्या हो गया? आपका विलय हुआ। तो 4 ग्राम कास्टिक सोडा कितना ग्राम? 4 ग्राम। यानी आपको पता है तो क्या पूछ रहा है? मोलरता पूछ रहा है। तो पहले मोलरता का फॉर्मूला तो देख ले कि मोलरता का फॉर्मूला होता क्या है। मोलरता का फॉर्मूला होता है विलय का दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बटा में विलय का मोलर द्रव्यमान गुना, नीचे जो होता है गुना नीचे होगा विलयन का आयतन, किसमें? ml में, और गुना क्या हो जाएगा? 1000। चलिए बताइए, विलय का जो क्वेश्चन में जो दिया गया द्रव्यमान है वो कितना है? 4 ग्राम है। ये क्वेश्चन में जो दिया गया द्रव्यमान कितना है? 4 ग्राम। मोलर द्रव्यमान इसका कितना है? मोलर द्रव्यमान जो है, जब आप लोग कास्टिक सोडा का निकालेंगे मोलर द्रव्यमान, तो इसका होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। ओके, सब ग्राम ग्राम खत्म हो जाएगा। 40 है ये, 40। और विलयन का जो आयतन कितना दिया हुआ है? आयतन दिया होगा, आयतन जो है 200 cm3। 200 cm3। आपको यह बात याद रखना होगा कि 1 cm3 को हम लोग बोलते हैं 1 ml। तो कितना बोला है? 200 cm3। यानी 200 cm3 कहने का मतलब क्या? 200 ml। यानी आयतन का जो मान दिया वो कितना दिया? 200। फॉर्मूला क्या कहता है? 1000 से गुना कीजिए। तो बताइए 2 से कितना बार में? 5, फिर 5 8 40, फिर 4 दूनी का 8। यानी आंसर जो होगा 0.5, बड़ा वाला ए मतलब होता है मोल प्रति लीटर। कोई आपसे पूछ भी सकता है कि मोलरता का मात्रा क्या होगा? तो मोल प्रति लीटर होता है। कोई पूछे मोलरता का मात्रा क्या था? मोल प्रति केजी होता है। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व हो गया है। चलिए हम लोग ये स्लाइड की ओर चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर, कि घोलक में मोलरता और मोललता, घोल के, घोल मतलब क्या? विलयन के, मोलरता और मोललता में अंतर को समझाए। तो एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं मोलरता और एक तरफ लिख देते हैं हम लोग मोललता। तो आप लोग को पता है मोलरता का फॉर्मूला जो होता है
मूलरता का फॉर्मूला होता है विलय का मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन ml में गुना 1000। चाहे ml में यदि नहीं करते हैं, ml में नहीं करते हैं, इसको लीटर में कर देते हैं, लीटर में करते हैं तो बस केवल आपको एल ही रखना होगा। इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होगा विलय के मोलों की संख्या बटा में विलायक का द्रव्यमान केजी में। यदि ग्राम में रखते तो ऊपर 1000 करना होता। तो पहला जो डिफिनीशन ही इसका अंतर बन जाएगा क्या, कि मूलरता किसे कहते हैं, विलयन का कितना आयतन, 1 लीटर आयतन, कितना 1 लीटर, यानी जब नीचे वाले को 1 करेंगे तो ऊपर वाले को बोल देंगे, यानी विलयन का आयतन 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलरता। तो पूछिए मोलरता किसे कहते हैं, तो बोलेंगे विलायक का 1000 ग्राम द्रव्यमान में, चाहे 1 केजी द्रव्यमान में, 1 केजी है तो एक ही बोलेंगे, विलायक का कितना द्रव्यमान 1 केजी, ताकि नीचे वाला 1 हो जाए, 1 हो जाने पर ऊपर वाला क्यों कह देंगे, यानी विलायक का 1 केजी द्रव्यमान में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलरता। तो पहला तो यही अंतर होगा कि जो मोलरता होता है, मोलरता जो होगा वो जो होगा विलायक का, पहला अंतर आप लोग लिख लीजिए, कॉपी और पेंसिल लेंगे या फिर बात को रिकॉर्ड कर लेंगे या फिर समझ लेंगे, क्या कि विलयन का 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय की संख्या को मोलरता कहते हैं, जबकि विलायक का 1 केजी द्रव्यमान में उपस्थित विलय की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलरता। तो क्या इतना बात क्लियर हुआ आप लोगों का, क्लियर होना भी चाहिए। और दूसरा अंतर, ये पहला अंतर हुआ डिफिनीशन, दूसरा अंतर मात्रक। इसका जो मात्रक हो जाएगा तो ऊपर मोलों की संख्या के लिए मोल और नीचे आयतन के लिए क्या हो जाएगा, एल, और यहाँ पर जो मोलों की संख्या के लिए हो जाएगा मोल और द्रव्यमान के लिए क्या हो जाएगा, केजी। यानी इसका जो मात्रक होगा, इसका जो मात्रक होगा उसका हो जाएगा मोल प्रति लीटर, और इसका जो मात्रक हो जाएगा क्या हो जाएगा, मोल प्रति केजी। वही लीटर नीचे से ऊपर आता है ना तो हो जाता है मोल लीटर इनवर्ट्स, मोल लीटर इनवर्ट्स, और इसका जो हो सकता है केजी ऊपर आ जाए तो क्या हो जाएगा, मोल केजी इनवर्ट्स। यानी इसका जो मात्रक होता है मोल प्रति लीटर और इसका होता है मोल प्रति केजी। और एक बात और हम आप लोग को अटैच कर देना चाहते हैं, इसके फॉर्मूला में आयतन है तो ये ताप से प्रभावित होगा, लेकिन इसके फॉर्मूला में आयतन नहीं है तो इसलिए ये ताप से प्रभावित नहीं होगा। ओके, यानी ये जो होता है हम लोग लिखेंगे तीसरा अंतर, क्या कि ये जो होता है मोलरता, मोलरता जो होता है वो ताप से प्रभावित, मोलरता जो होता है वो ताप से प्रभावित होता है, जबकि मोलरता ताप से प्रभावित नहीं होता है। क्या इतना आप लोग क्लियर हुआ, क्लियर हुआ इतना। चलिए 2 क्वेश्चन हो चुका है और एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, मोल प्रभाज की व्याख्या करें। मोल प्रभाज की व्याख्या करें। आप लोग वीडियो पीछे जाकर इसको स्किप कर सकते हैं और कॉपी पर नोट डाउन करते चलेंगे, ये चीजें आप लोग के लिए ज्यादा ही शानदार होंगी। चलिए मोल प्रभाज किसे कहते हैं, मोल प्रभाज या मोल अंश। आपको पहले समझना होगा कि मोल प्रभाज या मोल अंश को हम लोग x से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, x से। यदि आपको विलय का मूल अंश निकालना है या फिर विलायक का मूल अंश निकालना है तो आपको याद रखना होगा कि किसी भी विलयन में 2 चीजें होंगी, एक विलय होगा दूसरा विलायक होगा। विलय जो होता है कम मात्रा में रहता है इसलिए छोटका n, विलायक ज्यादा मात्रा में रहता है इसलिए इसको बड़का n। ठीक है, तो विलय के मोलों की संख्या को हम लोग छोटा वाला n द्वारा, विलायक के मोलों की संख्या को हम लोग बड़ा वाला n द्वारा दिखाते हैं। तो विलय का मूलंश निकालना है, गौर करेंगे, विलय का मूलंश यदि आपको निकालना है तो विलय के मोलों की संख्या को ऊपर रखेंगे। ये n क्या है, विलय के मोलों की संख्या, और बड़ा वाला n क्या है, विलायक के मोलों की संख्या है। यानी यदि आपको विलय का मूलंश निकालना है तो विलय के मोलों की संख्या को ऊपर रखेंगे और सभी के मोलों की संख्या को हम लोग कहाँ रखेंगे, नीचे। ओके, यदि आपको विलायक का मूलंश निकालना है तो विलायक के मोलों की संख्या को ऊपर रखेंगे और सभी के मोलों की संख्या को नीचे। सभी मतलब कौन कौन, एगो विलय एगो विलायक।
यानी कोई आपसे पूछा कि बताइए विलय का मूलांश किसे कहते हैं, तो बोलेंगे विलय के मूलों की संख्या। किसका? विलय के मूलों की संख्या। और सभी के मूलों की संख्या के अनुपात को विलय का मूलांश कहते हैं। कोई पूछे विलायक का मूलांश किसे कहते हैं, तो बोलिएगा विलायक के मूलों की संख्या को ऊपर और सभी के मूलों की संख्या को नीचे। तो बोले हम तो ना तो विलय पूछ रहे हैं ना तो विलायक पूछ रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं मूल प्रभाज किसे कहते हैं। तो बोले किसी का मूलांश, किसी मतलब क्या हो सकता है, विलय हो सकता है विलायक, किसी का मूलांश उसके मूलों की संख्या। यदि विलय का मूलांश तो विलय के मूलों की संख्या, विलायक का मूलांश तो विलायक के मूलों की संख्या। यानी किसी का मूलांश उसके मूलों की संख्या एवं सभी के मूलों की संख्या एवं सभी के मूलों की संख्या के अनुपात को मूल अंश या मूल प्रभाज कहा जाता है, जिसको x द्वारा सूचित किया जाता है। विलय का मूल अंश का फॉर्मूला ये लिखिएगा और विलायक का मूल अंश का फॉर्मूला ये लिखिएगा, और जो दोनों का जो जोड़ होता है वो 1 के बराबर होता है। यानी x विलय प्लस x जो विलायक होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के। हो सकता है विलय का मूल अंश दे दे 0.1 और पूछ दे कि x विलायक कितना होगा, तो एक ऑब्जेक्टिव यहां से ही बन सकता है। ये +1 को प्लस 0.1 को इस तरफ लेके तो माइनस हो जाएगा, 0.9 आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग डिफिनीशन को लिखते हैं और ये जो पार्ट 1 है इसको हम लोग समाप्त करते हैं। यानी मूल अंश या मूल प्रभाज किसे कहेंगे, तो लिखेंगे किसी घटक के मूलों की संख्या एवं सभी घटकों के मूलों की संख्या के अनुपात को मूल अंश या मूल प्रभाज कहा जाता है। ये डिफिनीशन हो गया। और इसको किससे सूचित करते हैं, इसको बड़ा वाला x द्वारा सूचित करते हैं। और विलय और विलायक का मूल अंश का जो जोड़ होता है वो कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इस तरीके से आप लोगों का ब्रिलियंट के क्वेश्चन बैंक का पार्ट 1 समाप्त होता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो को आप लोग दोबारा देखिए और पूरा मजा उठाइए और खूब मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। तब तक के लिए इतना ही। सो दैट्स ऑल, दिस क्लास इज ओवर।